इस साल भी जो लोकसभा चुनाव हुआ है इसमें भी वही गलतियां तेजस्वी यादव से रिपीट हुई हैं। तो कहने का मतलब कि यदि लालू यादव का मूल वोट तेजस्वी यादव को मिल भी जाता है तो अपने चेहरे पर जो वोट इकट्ठा करने की एक रणनीति जो काम वो कर रहे थे वो उतना काफ़ी नहीं है कि वो पूरे एनडीए गठबंधन के वोट बैंक पर इनको भारी कर दे और ये अगले 25 के विधानसभा चुनाव में सीएम बन जाए। अरे पहले क्या मिलता था ये जाके पता तो कीजिए जी। किसानों के लिए क्या नहीं है, फिशरी इंडस्ट्री के लिए साफ तौर पर उसमें टैक्सेशन रिलेक्सेशन दिया हुआ है। जो मछली पालते हैं वो किसान नहीं है क्या? और किसानों को तो आपको पता ही होगा कि स्पेशल सब्सिडी मिली हुई है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, खाद और बीज में स्पेशल सब्सिडी मिली है टैक्स में। तो था पढ़ लिया कीजिए, मैं कहूँगा बिना पढ़े मत आया कीजिए विश्लेषण करने। मनमोहन सिंह क्यों क्रेडिट दे बिहार की सरकार को, जो एनडीए सरकार थी? वो नहीं देंगे क्रेडिट, नहीं देंगे पैसा, चलो अपने काम से करो, अपने पैसा कमाओ, अपने करो। लेकिन जब क्रेडिट मिलने लगा तो डबल इंजन, क्यों बार बार मोदी कहते हैं डबल इंजन दे दीजिए, डबल इंजन दे दीजिए। डबल इंजन मिलने के बाद यदि इस पैसे का दुरुपयोग होता है तो मैं कहूँगा कि तेजस्वी यादव जी आप नेता बन जाइएगा। जैसे कि देखिए सलमान खान का ब्याह कब होगा ये किसी को नहीं पता, तेजस्वी यादव सीएम कब बनेंगे ये किसी को नहीं पता। हर साल मीडिया अपने से बने हुए अब की पक्का ब्याह हो जाएगा, अब की पक्का सीएम बन जाएंगे। ऐसे ही वेट करते जाइए। होनहार है, कितना टैलेंटेड है, ये सब रखा रह जाएगा। उस स्तर पर नहीं दिख रहा है। अगर प्रशांत किशोर 243 सीटों पर चुनाव लड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर इससे तेजस्वी यादव को फायदा होगा, लेकिन ऐसा होते हुए मुझे दिख नहीं रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि प्रशांत किशोर जानबूझकर तेजस्वी को भी टारगेट करेंगे कई जगहों पर, ताकि तेजस्वी कहीं गलती से जीत ना जाए। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां पे हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। बिहार में नीतीश कुमार के पाला बदलने की चर्चा तो खूब हो रही है। एक बात ये उठी थी कि अगर विशेष राज्य का दर्जा नीतीश कुमार के कहने पर या जदयू की जो मैनिफेस्टो है उसमें अगर विशेष राज्य के दर्जे पर मुहर नहीं लगती है तो नीतीश पाला बदल सकते हैं। कई तरह के संकेत दिए जा रहे थे, कई तरह की चर्चाएं उठ रही थी बिहार की राजनीति में। कई बड़े बड़े विश्लेषक ये कह रहे थे कि नीतीश 24 घंटे के बाद कुछ बड़ा फैसला करेंगे, लेकिन इधर नरेंद्र मोदी ने परिस्थितियों को समझते हुए एक ऐसा शगुफा दिया, एक ऐसी पैकेजिंग दे दी बिहार के लिए जिससे नीतीश अगले दिन काफ़ी खुश दिख रहे थे, जिससे ये पूर्ण विराम लग गया इन खबरों पर कि नीतीश कहीं भाग रहे हैं। लेकिन चिंता तेजस्वी यादव को हो गई कि क्या अब फिर से जो एक सपना लेकर के हम बिहार में बढ़े थे चाचा के साथ एक बार फिर सरकार बनाने की, अब वो क्या सपना चकनाचूर हो जाएगा। तेजस्वी के कंधे पर बार बार हाथ रख के, सर रख के तेजस्वी नीतीश कुमार लगातार ये कहते हैं कि महागठबंधन की सरकार बना दी गई है, लेकिन क्या एक बार फिर तेजस्वी यादव बिहार में अपना सत्ता या अपनी कुर्सी नहीं बचा पाएंगे? चिराग पासवान हो या फिर प्रशांत किशोर हो, ये धीरे धीरे करके बिहार के राजनीति में अपनी छवि छोड़ रहे हैं, एक पहचान छोड़ रहे हैं। तो क्या ये माना जाए कि इनकी कुर्सी यानी सीएम की कुर्सी के लिए तेजस्वी की परेशानी बढ़ेगी? देखिए, तेजस्वी बिहार में नहीं है, बिहार से बाहर है, लेकिन बिहार आते ही क्या कुछ नया प्लान तेजस्वी रचेंगे? 2024 और 25 के चुनाव के लिए तेजस्वी की क्या रणनीति होगी? 15 अगस्त के बाद अगर वो बिहार में यात्रा करते हैं तो उसका प्लॉटिंग कैसे तैयार होगा? आज का पंचनामा हमारे इसी सभी विषयों के इर्द गिर्द रहेगा। इस पर चीरफाड़ करेंगे। अपने संपादक नमन मिश्रा सर के साथ जुड़ गए हैं। बता दें आपको कि नीतीश की ना के बाद चिराग प्रशांत पर टिका तेजस्वी की सीएम की कुर्सी, क्या होने वाला है? चलिए स्ट्रेचर पर लिटाते हैं, इस खबर को चीरफाड़ कराएंगे कि नीतीश की ना के बाद चिराग प्रशांत पर टिका तेजस्वी की सीएम कुर्सी। सर ये मतलब लोग समझेंगे क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, कहना क्या चाहते हैं? देखिए, आइडियली तो जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसमें अगर आप एनडीए के खिलाफ जो नाराज़गी है थोड़े वोटर्स की, उसे ऐड कर देते हैं तेजस्वी यादव के मूल वोट में, तो एक बढ़त लेते तेजस्वी यादव नज़र आ रहे हैं जी। उसमें अगर आप बेरोजगारों की वोट को अगर जोड़ दिया जाए, उसमें वैसे लोगों के वोट जोड़ दिया जाए जो क्षेत्रीय समस्याओं से परेशान होकर एनडीए के जो चयनित प्रत्याशी हैं उसको वोट नहीं देना चाहते हैं, तो जहानाबाद जैसी स्थिति, आर.के. सिंह जैसी स्थिति, बक्सर जैसी स्थिति उत्पन्न कई जगहों पे हो सकती है। इट मीन्स कि ये छोटे छोटे समीकरण अंततः तेजस्वी यादव को मजबूत करेंगे, लेकिन इन छोटे समीकरणों पर तेजस्वी यादव अगर मुख्यमंत्री बनते
तो 2020 में ही बन गया। तो बिल्कुल सर। 19 और 20 का चुनाव तेजस्वी यादव को भूलना नहीं चाहिए। एकदम कहा है सबसे विभत्स चुनाव अगर रहा लालू यादव या उनके कुनबे के लिए तो यही दो चुनाव रहे हैं। एक चुनाव में इतना घमंड था कि नरेंद्र मोदी को रोक लेंगे और वहां भी फिसड्डी हुए। दूसरा जिसमें इतना घमंड हो गया कि हम ही मुख्यमंत्री बन रहे हैं, अधिकारियों पदाधिकारियों तो कहलकाना शुरू कर दिया था चुनाव में ही, और अंततः क्या हुआ कि नहीं बन पाए बिहार के सीएम। और जो गलतियां हमने बताई थी कि आपसे हुई हैं वही गलतियां अंततः वहां दिखी। यही 2024 में भी हुआ। इस साल भी जो लोकसभा चुनाव हुआ है इसमें भी वही गलतियां तेजस्वी यादव से रिपीट हुई हैं। तो कहने का मतलब कि यदि लालू यादव का मूल वोट तेजस्वी यादव को मिल भी जाता है तो अपने चेहरे पर जो वोट इकट्ठा करने की एक रणनीति जो काम वो कर रहे थे वो उतना काफ़ी नहीं है कि वो पूरे एनडीए गठबंधन के वोट बैंक पर इनको भारी कर दे और ये अगले 25 के विधानसभा चुनाव में सीएम बन जाए। ऐसे में क्या रणनीति बना सकते हैं भाई? बिल्कुल। ऐसे में तेजस्वी के लिए रास्ते क्या हैं? देखिए तेजस्वी के लिए 2-3 रास्ते बड़े सिंपल से हैं। एक रास्ता है कि नीतीश कुमार वापस आ जाए और तेजस्वी यादव के साथ हो जाए। 2015 वाली स्थिति फिर से रिपीट बिहार में हो जाएगी। ये तो नीतीश कुमार के इस लोकसभा चुनाव के रिजल्ट से भी समझ में आ गया। नीतीश बड़े प्रभावी हैं, विधानसभाओं में भाजपा से भी ज़्यादा लीड लेते हैं और इस बार अगर विधानसभा में वो तेजस्वी के साथ गए तो तेजस्वी के पीएम या तेजस्वी के सीएम या डिप्टी सीएम बनने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो एक संभावना ये थी। अब इस संभावना की क्या दुर्गति हुई वो मैं बता देता हूँ पहले आपको, फिर एक एक करके हम और चर्चा करेंगे। 2024 की स्थिति। हाँ देखिए पहली स्थिति में तो अब संभव नहीं लग रहा है कि 25 तक नीतीश कुमार इधर आएंगे। बजट के बाद नीतीश के चेहरे पर खुशी, उनकी पार्टी का दनादन ट्वीट करके और ईमेल करके सभी प्रवक्ताओं को निर्देशित कर देना कि हम बहुत संतुष्ट हैं, ये बात जाकर बोलिए मीडिया में। और यही मैसेज पूरे देश भर में गया। दूसरा, देश भर के विपक्ष और बिहार के विपक्ष के बीच एक तगड़ी जो कहा सकता है कॉन्ट्रास्ट ऑफ इमोशंस इस बजट के ऊपर दिखा। एक तरफ जहां पूरा विपक्ष देश का, चाहे टीएमसी हो, राहुल गांधी हो या साउथ की पार्टियां हो, वो साफ तौर पर कह रही हैं कि ये भेदभावपूर्ण एक बजट आया है जिसमें बिहार और आंध्रा को सब कुछ दे दिया गया है, बाकी हमें कुछ नहीं दिया गया है, हमारे साथ नाइंसाफी की गई है। वहीं तेजस्वी यादव हड़बड़ी में पहला ट्वीट खुद कर देते हैं, जिस ट्वीट के चलते हमको लगता है लास्ट में बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। जिस ट्वीट की चर्चा हमने की थी और मैंने कहा भी था क्योंकि देखिए ट्वीट काफी नहीं है, इसके बाद वो ट्वीट और करेंगे जिसमें लंबी बात करेंगे। और अंततः उन्होंने वो ट्वीट किया हमारे पंचनामा के बाद। जी। और मजेदार बात ये थी कि इस ट्वीट में उन्होंने यही कहा कि बजट अच्छा है, हमने जो मांगा था वही किया है, रोड मैप बनाया था, मेरे ही रोड मैप पर ये सब कुछ मिला है। जी बिल्कुल। अब समझ लीजिए कि रत्नेश जी, डोंट यू सी अ कंट्रास्ट इन तेजस्वी ट्वीट्स? 2 ट्वीट तेजस्वी यादव दनादन करते हैं और दोनों ट्वीट में इतने विरोधाभास है, इतना अलगाव है कि लगता ही नहीं है कि दोनों एक ही व्यक्ति ने किया है। मतलब एक तेजस्वी खुद कर दिए और दूसरा जैसे मैंने कहा कि मनोज झा या हो सकता है कि उनका जो विदेशी सलाहकार है उन्होंने समझकर फिर कराया हो। सर देखिए यही वो ट्वीट है, एक एक करके जो ट्वीट वो कर रहे हैं कि 2023 में हमारी जो परियोजनाएं थी, हमारा जो ड्रीम था जिस पर हमने नितिन गडकरी से भी बातचीत किया था। इसमें इतना क्या डिटेल में जाना, अगर यही पहले कर दिए होते तो उस पंचनामा में मैं इनको बधाई दे रहा होता, मैं इनकी बड़ाई कर रहा होता, मैं इस बात का श्रेय दे रहा होता कि आपकी वजह से आज बिहार को ये मिला है। लेकिन आपने तो कहा कि बजट में कुछ मिला ही नहीं। 58,000 करोड़ मतलब उसकी कैपेसिटी उस पैसे की है। तो आपके पास तो पैसा है तेजस्वी जी, तो आपको पता होना चाहिए 58,000 करोड़ कितना होता है। कल मैंने और बड़े बड़े विश्लेषकों को देखा, एक आध आदमी तो बड़े विश्लेषक जब पहले तेजस्वी के ट्वीट को पढ़े लगे बड़ाई करने और तेजस्वी का और बुराई करने लगे इस पूरे जो दिए मिला है हमें बजट को, उसमें बोलते बोलते वो लोग इतना बोल गए फुलों में कि किसानों के लिए कुछ नहीं है, बाढ़ के लिए 11,000 करोड़ में बाढ़ का क्या हो जाएगा। अरे पहले क्या मिलता था जाके पता तो कीजिए, किसानों के लिए क्या नहीं है। फिशरी इंडस्ट्री के लिए साफ तौर पर उसमें टैक्सेशन रिलेक्सेशन दिया हुआ है। फिशरी जो मछली पालते हैं वो किसान नहीं है क्या? और किसानों को तो आपको पता ही होगा कि स्पेशल सब्सिडी मिली हुई है इसमें। बिल्कुल। खाद और बीज में स्पेशल सब्सिडी मिली है टैक्स में। तो
थोड़ा पढ़ लिया कीजिए, मैं कहूँगा बिना पढ़े मत आया कीजिए विश्लेषण करने। जी जी। दूसरी बात, अब उतना समय नहीं कि हम 1-1 घंटे विश्लेषण करें, हर चीज समझाएं आप। और मैं उतना बड़ा सही में अर्थशास्त्री नहीं हूँ कि मैं बजट तो सरकार को बनाने में बड़का बड़का इसको लगता है समय, उस उतना मैं समझ, मैं जनरलाइजेशन में बात कर रहा हूँ। और रही बात 1,25 करोड़ जो मोदी जी ने 10 साल पहले वादा किया था, आपको पता होना चाहिए, एक एक बिहारी को ये बात पता होनी चाहिए, इस मुद्दे पर आंख में धूल या मिर्ची मत डालिए। वो पैसा बिहार के मद में धीरे धीरे करके आया है, जिन मदों में वो जरूरत थी उसको। बिहार में कई जगहों पर काम, अब आप एम्स फंसा के रखिए जी, जमीन के चलते फंसा के रखिए, एयरपोर्ट पूर्णिया का, तो उसके सरकार जिम्मेवार है उसके लिए, कि केंद्र बिहार सरकार जिम्मेवार है। बिल्कुल, बिहार सरकार जब नीतीश कुमार तेजस्वी के साथ चले जाते हैं तो वही केंद्र की स्कीम का विरोध करने लगते हैं कि क्रेडिट कहीं मोदी जी को ना मिल जाए। अरे क्रेडिट किसी को दिए ना, आप ओबामा को क्रेडिट दे दीजिए, कमवा तो हो। क्रेडिट की लड़ाई हम क्यों पड़े, जनता क्यों पड़े जी? जी बिल्कुल। तो ये मूर्खता से पहले तो बाहर आना चाहिए। बार बार लोग कमेंट कर, बार मूर्ख क्यों बोल देते हैं आप? मूर्ख है तो मूर्ख ना बोलेंगे, और क्या बोले, चलाक बोल दे। चलाक बोलने से मेरे चलाक हो जाएंगे, तो चलाक है सही नहीं। जो बातें कल हुई हैं बजट के बाद, देश भर के विपक्ष की बातें बिल्कुल अलग हैं, बिहार के विपक्ष की बात बिल्कुल अलग थी। बाद में विपक्ष को समझ में आ गया हाँ, गड़बड़ कर रहे हैं, इसमें खेल में हम फंस चुके हैं। नीतीश की खुशी देखकर तेजस्वी यादव को दुख हुआ होगा, और बिहार को जो मिलना है वो तो समय के साथ मिलेगा। जी जी। देखिए मैं फिर बोल दूं, 58,000 जब 1,25,000 करोड़ में बिहार विकसित नहीं हो पाया, तो 58,000 करोड़ में भी बिहार विकसित नहीं होगा। आप किस तरीके से उस पैसे का उपयोग या दुरुपयोग करते हैं, उस पर डिपेंड करता है कि आपका सर्वांगीण विकास होगा या नहीं होगा। कल भी ये बात आप बता रहे थे सर। आपको मैं 15,000 रुपया देता हूँ कि लीजिए 15,000 रुपया, ये आपका हुआ। आप पहले यहाँ से छूटते दारू दुकान पर जाइए, आप 5,000 का दारू खरीद लीजिए। आप कहिए कि 5,000 का तो एक आज खरीद लिया, 2 दिन एक और पीना है तो हमको और जोड़ देना चाहिए पैसा इसमें, तो 15,000 का दारू पे जाइए आप, 3 दिन खत्म। तो ना भोजन कीजिएगा ना कुछ होगा, उल्टा शरीर खराब होगा 16। अब वही 15,000 आपको हम देते हैं, राशन खरीद के ले जाइए, चना खरीद के ले जाइए, बढ़िया बढ़िया पौष्टिक चीज ले जाइए घर में, आए कुछ कोई कोचिंग उधर लीजिए, तब पढ़ाई हो जाएगा, उससे आपका शरीर भी मजबूत रहेगा। तो इट्स ऑलवेज हाउ यू यूज इट। बिल्कुल। और इस बजट को देते समय अलग अलग स्कीम्स के माध्यम से, हाँ एक बात मैं और यहाँ स्पष्ट कर दूं, क्योंकि बातें जब इधर की हुई तो उधर की भी करनी चाहिए। कुछ स्कीम तो मोदी जी ने जानकर फंसाया। जब नीतीश भाग गए उधर, तो मोदी जी ने जानबूझकर केंद्र ने कुछ स्कीम्स को बिहार को रिवॉर्ड क्यों करेंगे? जब नीतीश हमारे साथ नहीं, हम सरकारें में नहीं, तो मोदी जी ने उसका बदला लिया। और जान लीजिए, इसके लिए केवल मोदी को ही जिम्मेवार मत ठहराइए। पूर्व में भी जितनी सरकारें नहीं है, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार ही हुआ है। मुझे लगता है कि राजनीति में सौतेला शब्द जानते हैं उपयोग में कब आया? जी, जब केंद्र में कोई और सरकार और बिहार में कोई और सरकार थी, तभी इसका पहला उपयोग हुआ था। तो सर उपेंद्र कुशवाहा ने भी आज एक बात कही थी, मनमोहन सिंह के सरकार के बारे में, बिहार में भी कहा था कि उन्होंने भी सौतेला व्यवहार किया है बिहार के साथ। ये शब्द बिहार के लिए आया था। अच्छा, बिहार सौतेला राज्य है लगता है इसे। और सच्चाई है कि जब भी केंद्र में, सच्चाई है, राजनीति ऐसी ही होता है, केंद्र में कोई सरकार है, बिहार में किसी और सरकार है, आपको पैसा देके आपका क्रेडिट क्यों दिलवाए? क्यों क्रेडिट दे? मनमोहन सिंह क्यों क्रेडिट दे बिहार की सरकार को, जो एनडीए सरकार थी? वो नहीं देंगे क्रेडिट, नहीं देंगे पैसा, चलो अपने काम से करो, अपने पैसा कमाओ, अपने करो। लेकिन जब क्रेडिट मिलने लगा तो डबल इंजन, क्यों बार बार मोदी कहता है डबल इंजन दे दीजिए, डबल इंजन दे दीजिए? डबल इंजन मिलने के बाद यदि इस पैसे का दुरुपयोग होता है, तो मैं कहूंगा कि तेजस्वी यादव जी आप नेता बन जाइएगा। एक एक पैसे का हिसाब कराइए, फिर वो अमेरिका में बैठ के स्क्रूटनी मत करिए। हेजा जमीन पर उतर कर जहाँ जहाँ गलतियां हो रही हैं, देखिए कैसे बोलिएगा, मैं बताता हूँ समस्या क्या हो जाती है। हिसाब किताब लेना चाहिए, लेना चाहिए, लेकिन कैसे लीजिएगा? यही तो नीतीश ने भंवर दिया है बिहार की राजनीति को। कभी आपके साथ हम थे, कभी उनके साथ हैं, तो जब आपके साथ रहे तभी वही काम हुआ है, उनके साथ रहे तभी वही काम हुआ है। तो आप कैसे, जब उनके साथ है तो कहिए कि भ्रष्टाचार किए हैं आप, तो हम कहेंगे आपके साथ है तो ठीक थे, आपके साथ भी तो ये सब हुआ है। जी। तो तेजस्वी चाह कर भी वो बोल नहीं पाते जितना खुलकर वो। अगर 2020 के बाद तेजस्वी यादव कहते कि जय नीतीश कुमार जी, नहीं आएंगे आपके साथ, और 5 साल कहते कि हम 5 साल झेल जाएंगे विपक्ष में, लेकिन आई विल नॉट गो विथ यू, तो आज तेजस्वी यादव के पास हमेशा हायर मोरल कंपास होता है। आज हायर मोरल ग्राउंड पर तेजस्वी होते हैं, और नीतीश कुमार और भाजपा को किसी और भाषा में जवाब दे रहे होते हैं। और ये जो बिहार को 58,000 करोड़ मिला है, इसका संपूर्ण क्रेडिट तेजस्वी यादव हो जाता है कि तेजस्वी के डर से
ये दिया गया है, ये जितना भी विकास कार्यों में दिया गया। लेकिन जबरदस्ती कल तो ले रहे हैं ना ट्वीट्स करके कि भाई हमने जो जब आपने कह दिया कि बिहार को कुछ नहीं मिला है, और उन्होंने कहा एक मॉड्यूल की बात की है, रिवाइवल प्लान, ये रिवाइवल प्लान का जिक्र दूसरे ट्वीट में भी नहीं हुआ है। अब ये रिवाइवल प्लान हम तेजस्वी यादव से अंतिम दिन तक पूछेंगे जब तक वो राजनीति करेंगे, क्यों प्लानवा का था ही बताइए। 58 एकड़ से नहीं होगा, रिवाइवल प्लान चाहिए। तो क्या है रिवाइवल प्लान, ये ना बताओ भाई, तू ये इधर उधर की बात मत कर, ये बता कि कारवा कहाँ लूटा, कैसे लूटा, ये ना बताओ। ये रिवाइवल प्लान था क्या, दिमाग और देना चाहिए। कम से कम यो कह देते मीडिया में कि हम कहे बताएं, हम जब सत्ता में तब बताएंगे, तब इंतजार किया जाएगा, आपको सत्ता में लाने का व्यवस्था किया जाएगा। अब वहाँ आके पता लगी कहेंगे नहीं, वो एक बड़ा बढ़िया जोक हम लोग बच्चे थे तो सुने थे कि एक सरदार जी थे, गुजर रहे थे एक जगह होमी जहांगीर भाभा इंस्टीट्यूट के बगल से, तो रॉकेट उड़ नहीं रहा था, बहुत प्रयास कर रहा था, बड़का बड़का साइंटिस्ट लोग बैठा हुआ था, खूब प्रयास कर रहा था, रॉकेट उड़ ही नहीं रहा था। जब लोग पीछे से बटन दबाए तो धूस करके रह जाए वहीं, कि सब तो सही है, गड़बड़ा कहाँ रहा है, ऑडिट हो रहा है, एथी हो रहा है। तो देख के बड़ा देर से ऐसे पीठ पर हाथ रख के देख रहे थे, अब फिर हंस रहे थे, लोग से वो नहीं रहा है, तो बोले आप ही को आता है तो आइए ना, कर दीजिए स्टार्ट। गए हैं और साइंटिस्ट के कान में कुछ बोले, साइंटिस्ट कुछ किया, चालू हो गया, चला गया रॉकेट। सब लोग कंफ्यूज हो गया, सरदार जी को घेर लिया, अरे चालू कैसे हो गया। सिंपल चीज़ है यार, मेरा मोटरसाइकिल जो है बचपन से, स्कूटर मेरा चालू नहीं होता है जब से लिए तब से, हल्का टेढ़ा करते हैं 45 डिग्री पे थे, हम मारते किक चालू हो जाता है, तेल पहुंच जाता है इंजन तक। वही हाल है, रॉकेट तिरछा कीजिए उड़ जाएगा। अब तेजस्वी यादव के पास ऐसा ही कोई स्कीम होगा कि 45 डिग्री कीजिए, उड़ा दीजिए, उड़ जाएगा। बड़ी समस्या समाधान छोटा, रिवाइवल प्लान समझ में आएगा, यही रिवाइवल प्लान है। कमिंग बैक टू माई फर्स्ट पॉइंट कि तेजस्वी का एक ऑप्शन तो था कि नीतीश वापस आ जाए और फिर सत्ता में वो आ जाए। अगले चुनाव में भी नीतीश का रहने का फायदा 2015 की तरह होगा, भाजपा 2022 में सिमट जाएगी, लेकिन अइबे न करी है, कह दिया कल उन्होंने, कोई चांस नहीं, कोई संभावना दूर दूर तक नहीं है। आगे 25 के बाद कुछ हो सकता है, 25 तक तो इम्पॉसिबल है। और वो समझ रहे नीतीश कुमार कि तेजस्वी तभी बिहार में कहे पनपता है जब हम उसको छू देते हैं। तो नीतीश भी समझ रहे हैं कि वो लोहा है, हम है असली, सटते हैं हम तो वो सोना बन जाता है। तो अब वो चुनाव तक उसको चार्ज नहीं करने वाले हैं, तय रखिए आप। और जो बजट मिला है उस पर काम भी नीतीश कुमार करना है। कल संजय झा ने एक बात कही है जो मैंने आपको कहा, ये तो 58,000 करोड़ है, अभी और हम लोग और पैकेजेस आएंगे, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट ऑफ दिस इट्स पैकेज। लेकिन चलिए, अब ये तो तय होगा कि नीतीश कुमार आ नहीं रहे हैं, तो तेजस्वी की संभावनाएं सीमित हो जाती हैं, ऑप्शंस लिमिटेड हो जाते हैं। कैसे? अब तेजस्वी यादव के पास वो अतिरिक्त वोट तो आ नहीं रहा है, एक दो जगहों पर इधर हो सकता है, लेकिन व्यापक स्तर पर 240 सीटों पर आपको कहीं नीतीश के रहने का फायदा नहीं मिलने वाला है। नीतीश उधर है तो उधर फायदा होगा जी। तो क्या आप नहीं बनिएगा सीएम? देखिए, दूसरा जो बड़ा गेम खेला था तेजस्वी यादव और उनके दल ने, वो था कि प्रशांत किशोर को जबरदस्ती उसका ना पांडे और वो जो लेटर जारी कर पांडे वाला लेटर जिसमें वो कहा गया कि मेरे लोग तो टूट के जा रहे हैं जन सुराज में, एकदम लग रहा है कि पार्टी बचेगा ही नहीं। जन सुराज में घुस गए, ऐसा क्या कर दिए भाई? नहीं हो, वो भी लेटर जारी कर दिया। लगान फिल्म देखा ना, उसमें कचरा को बॉल फेंकने के लिए बोलता है लोग, कचरा बॉल फेंकता है, बॉल स्पिन कर जाता है, तो आके बोलता है भुवन क्या किया तूने कचरा? कचरा के पता नहीं कि हम क्या किए हैं, पता रहता तो कि बॉल घुमाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब वही बात प्रशांत किशोर को पता नहीं है बेचारों को कि हम किए क्या। फिर 3 दिन लगा, लेकिन प्रशांत किशोर को समझ में आ गया पंचनामा देखने के बाद। हमारा कदम बंदूक रख के भाजपा पर हमला, इतना हल्का हम ही है, हम समझ गए खेल आपका। और प्रशांत किशोर ने क्या किया, पलट दिया खेल। उन्होंने फिर एक लेटर जारी कर दिया, उन्होंने उल्टा खेल खेल दिया तेजस्वी यादव पर ही कि लड़ाई में तेजस्वी है ये नहीं है, दूर दूर तक कई संभावनाएं उनकी नहीं, तो मूर्ख है उनके हिसाब से, कहते हैं अनपढ़ है, मूर्ख है, क्या पता क्या क्या बोलते हैं। और कैसे लोग बर्दाश्त करता है बिहार का यादव जी लोग, हम तो बर्दाश्त नहीं करते। लेकिन चलिए बोल देता है, फिर कमेंट आएगा सर। नहीं, बर्दाश्त क्या कर, किसी नेता को मूर्ख कैसे बोल सकते हैं? हम किसी हम नेता को कभी, मैंने तेजस्वी यादव मैंने कभी कोई टिप्पणी नहीं की है। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं तेजस्वी पर टिप्पणी करूँ तो गलत नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं
तेजस्वी यादव को हर बार सही सलाह देता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चुनाव के समय में भी विपक्ष की तरफ से आवाज कौन उठाएगा? विपक्ष की आवाज कौन बनेगा? हम लोग ना बनेंगे। थोड़ी तेजस्वी यादव का उतना पैसा है कि एनडीटीवी या बड़का बड़का चैनल को खरीद लें। जब नीतीश आ रहे थे 28 जनवरी की बात है, उसके पहले कितनी बातें आपने कही थी, तेजस्वी यादव सुन नहीं रहे थे। बाद में समझ में चला गया ब्लैक होल में। उनके ही परिवार के लोग एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, सही बात है। उस बात पर चर्चा ही नहीं करनी, जो बीत गई सो बात गई। अब अगला 25 की तैयारी की जाए। 25 में भी तो हारना है। अच्छा, उसकी तैयारी नहीं करेंगे। उसकी भी तुम जब मजबूत तैयारी करनी है। कई सीटों पर हमें कमजोर प्रत्याशी देना है, कई सीटों पर मांगत राम देम रहीम। ऐसा करेंगे तभी ना हम चर्चा में होगी। फिर कहा जाएगा कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। जैसे कि देखिए, सलमान खान का ब्याह कब होगा ये किसी को नहीं पता। तेजस्वी यादव सीएम कब बनेंगे ये किसी को नहीं पता। हर साल मीडिया अपने से बने, अब की पक्का ब्याह हो जाएगा, अब की पक्का सीएम बन जाएंगे। ऐसे ही वेट करते जाइए। होनहार है, कितना टैलेंटेड है, ये सब रखा का रखा रह जाएगा जब तक आप रणनीतिगत सुधार नहीं कीजिएगा। अगड़ा पिछड़ा का समय नहीं है। बहुत तेजी से बिहार जातीय जो उन्माद है, देखिए ना, बना हुआ है जातीय फ्रेम, उस स्ट्रक्चर से बाहर निकल रहा है। और हम पत्रकार के तौर पर महसूस कर रहे हैं। उन पत्रकारों से मत पूछिए, ये बदलाव अभी हो रहा है। तो ये पुराने आपके सारे पैटर्न्स को पत्रकारिता का विश्लेषण के तोड़ रहा है। बिल्कुल, ये बदलाव जातीय स्तर पर, वरना कैसे हो गया कि आर के सिंह हार गए, वरना कैसे हुआ कि भूमिहारों के गढ़ में एनडीए हार गई, वरना कैसे हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा हार गए। आप समझिए इस पैटर्न को। निर्दलीय लगातार जीत रहे हैं। क्यों जीत रहे हैं? जातीय जो एक्सोस्केलेटन है उससे बिहार धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। क्यों? क्योंकि अब आर्थिक रूप से जो क्रांति का दौर, ये जो बिहार जिसके मुहाने पे खड़ा है, मैं बार बार कहता हूँ, उस बच्चे की तरह खड़ा है जो मेला देख रहा है लेकिन पॉकेट में रुपए नहीं है। तो जनता ने ये डिसाइड कर लिया कि नेता कुछ करे ना करे, हम अपना फैसला अब दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और कौन कितना दिन तक किसी का ठेला होता है जी। अब पिछले चुनाव में तो अब कहानी सुनी लीजिए। 2019 के चुनाव में हम घूमे थे, तो कई क्षेत्रों में हम गए थे। तो कई लोगों से फोन पे मैं सबसे बात करता हूँ, जो मेरा दर्शक फोन करता है बात करते हैं, सबको पता होगा ये बात। तो कुछ दर्शकों से हम बात करते थे, फोन करता था। तो क्षेत्र में 19 में गए थे, तो 19 में कहते तेजस्वी हमारे लिए बहुत अच्छा है, तेजस्वी को हम वोट देंगे। ये वो यहाँ भाजपा में, यहाँ तो मोदी जी को ही देंगे लोकसभा में, लेकिन 20 में हम तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, एकदम सोचना नहीं है। जो लड़का झंडा ढो रहा था उसको इस बार हम गए तो वही यादव जी चाट ठेला स्टॉल लगाए हुए हमको मिले। वही लड़का उसी जगह पे, हम नाम नहीं लेंगे, हम जगह नहीं बताएंगे, लेकिन वो वीडियो देख रहा तो समझ रहा है वो मेरी बात। वो ना तेजस्वी के साथ है ना वो नीतीश के साथ है। कभी कोई बुला देता है ना तो बस अपने जात के लिए थोड़ा देर खड़ा हो जाता है, लेकिन अगर वो जितना देर खड़ा होता है उतना देर उसका बिजनेस चाट ठेला का चौपट होता है, बर्बाद हो जाता है। तो ये समझिए कि ये बदलाव आ गया है। ये धीरे धीरे लोग भी समझ रहे हैं कि मतलब झंडा सिर्फ धुलाते हैं हमसे। केवल ये देखिए, एग्जाम्पल मैंने एक तरफा दिया तो ढेर लोग उसमें भी मिर्ची लगेगा। मैं दूसरी तरफ दे दूं जी कि अब भाजपा के वोटर भी वैसे ही हैं, उनको भी ऑप्शंस जहां मिल रहा है बेटर, वो जा रहे हैं। मैं ये मानता हूं कि भाजपा के वोटर्स तेजस्वी को वोट नहीं करना चाहते, वरना तेजस्वी कई सीट जीत जाते हैं। निर्दलीय को कर रहे हैं, तीसरे ऑप्शन को कर रहे हैं, कोई और रास्ता मिले तो उस तरफ जा रहे हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि इस बार निर्दलियों का भी एक बड़ा पैटर्न दिखेगा हमें 2025 के चुनाव में। लेकिन वो फिर नाकाफी होगा नीतीश और भाजपा को बिहार में रोकने के लिए और तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए। तो क्या होगा? देखिए, प्रशांत किशोर वाला भी खेल बहुत जम नहीं रहा है। 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात प्रशांत किशोर की पार्टी ने कही है, उन्होंने फिर कहा है, लेकिन आई नेवर ट्रस्ट एनीवन हु हैज लाइड टू मी बिफोर। जिसने मुझसे पॉइंट ब्लैंक झूठ बोला है, मैं उसका बात का भरोसा दोबारा नहीं करता हूँ जल्दी। तेजस्वी यादव अपनी बातों पर टिके, इसलिए तेजस्वी की बात मैं आज भी करता हूँ। नीतीश अपनी बातों पर कहीं कहीं टिके, इसलिए मैं उनकी बात आज भी करता हूँ। प्रशांत किशोर ने पिछले लोकसभा चुनाव में क्या कहा था? इसी लोकसभा चुनाव, हाँ वही मैं बोल रहा हूँ, क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि चुनाव लड़ेंगे 20 सीट पर लड़ेंगे और 11 कंफर्म जीत रहे हैं। जहाँ निर्दलीय जीतता है वहाँ प्रशांत किशोर पहुँच जाते हैं, और जहाँ खुद लड़ने की बात आई वहाँ उनसे हिम्मत नहीं हुआ। क्या घट गया बताना चाहिए ना, एक बार सार्वजनिक रूप से आकर बोलना चाहिए ना कि मैं कहाँ कमी रह गई। पैसा नहीं जुटा,
समीकरण नहीं बैठा, सब तो या आपकी इच्छा शक्ति में कमी थी, या आपको पता था कि आप हारने वाले हैं। सब तो उनके जो कैंडिडेट मतलब जिनके नाम की चर्चा है सब तो बीजेपी को सपोर्ट कर दे रहे थे, फोटो भी सामने आ रहा था उनका। तो प्रशांत किशोर जी को ये बात समझना चाहिए ना। और अब 243 वो बोल रहे हैं, तो मैं आपको अभी दावे से कह दूं इसकी आधी सीटें भी वो लड़ जाए तो एक बड़ी उपलब्धि होगी। मुझे तेजस्वी भी ये बात समझ रहे हैं, पर तेजस्वी चाहते हैं कि प्रशांत किशोर को हवा भर के 243 पे लड़ा दिया जाए, लेकिन 243 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए प्रशांत किशोर को थोड़ा भी इम्पैक्ट करने के लिए जो पूंजी बिहार में निवेश करना है और जो समय लगाना है और जो रिसोर्सेज चाहिए वो नहीं है उनके पास। अब प्रशांत किशोर उगते हुए सूरज नहीं है कि उन पर 6 या 7 राज्यों के मुख्यमंत्री दाव लगा रहे हैं। अब उनके पास जो फंड्स हैं वो धीरे धीरे सिकुड़ रहे हैं। आईपैक को उन्होंने खुद से अलग कर दिया है ताकि वो बिजनेस मॉड्यूल चलता रहे, घर दाल रोटी चलता रहे, राजनीति तो चलता रहेगा। ये सभी जितने भी पॉलिटिशियंस हैं बिहार के, सबका आप प्रॉपर्टी का जायजा लगाइए। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज चल रहे हैं इनके, तब राजनीतिक सिखाता लोग तार लगा बैठ के 24 घंटा हमार जात नहीं करत। उन सभी के पास एक बहुत बड़ा आर्थिक आय का पूंजी का जगह है, स्रोत है जहां से उनका पैसा आता है, इसीलिए विदेश नहीं जाता है लोग। विदेश घूमे ना जाला, बिहार से बाहर है सब, विदेश घूमे ना जाला लोग। विदेश जाला लोग अपना ऑडिट अथी देखेंगे कहाँ तक पहुंचल कंपनी। एक ही का बात मैं नहीं कह रहा हूँ, चाहे चिराग पासवान हो, तेजस्वी यादव हो या कोई हो, सभी इसी कारण से जाते हैं। सभी अपना इंटरेस्ट कहीं ना कहीं सिक्योर कर चुके हैं फ्यूचर। आप हम लड़ रहे हैं, तेजस्वी इसीलिए गए हैं। अब हम क्या बोले जाए, बात हम आरोप नहीं लगा रहे, मैं कह रहा हूँ एक बात जनरल की मैंने देखा है। चिराग जी को भी ये सब काम करते हुए खबर मिलता है। मैंने नीतीश कुमार जी के बारे में कुछ बातें सुनी थी, इन लोगों के बारे में भी सुना है। तो खैर चलिए, क्या सच है क्या झूठ है वो तो समय बताएगा। लास्ट में तो मोदी जी निकल में ना करेंगे सबका काला धन। तो जाते एक काम बाकी है उनका भी, काला धन निकालना है। अकाउंट तो खुल गया है बहुत सारे लोगों का कि भाई अब आएगा वो खुलवाए हैं। इस साल नहीं तो अगले टर्म में तो जरूर मोदी जी भेजेंगे। खैर, प्रशांत किशोर जी बहुत मुझे प्रभावी उस स्तर पर नहीं दिख रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर 243 सीटों पर चुनाव लड़ जाते हैं तो निश्चित तौर पर इससे तेजस्वी यादव को फायदा होगा, लेकिन ऐसा होते हुए मुझे दिख नहीं रहा है। और मुझे ये भी लगता है कि प्रशांत किशोर जानबूझकर तेजस्वी को भी टारगेट करेंगे कई जगहों पर, ताकि तेजस्वी कहीं गलती से जीत ना जाए। क्योंकि प्रशांत किशोर की रीसेंट जो हिस्ट्री है, रीसेंट हिस्ट्री, इसमें एक पैटर्न मुझे दिखा है। वो नीतीश के प्रति फिर सॉफ्ट हो गए हैं। इट मीन्स कि वो आरसीपी और बाकी लोगों का हाल देखते हुए उन्हें लग रहा है कि क्या किसी और की संभावनाएं कम है, नीतीश के साथ ही चले जाने में फायदा है। तो देखते हैं क्या होता है। मुझे लगता है कि शायद नीतीश के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश वो कर रहे हैं। कई लोग ये तो चर्चा तो सर थी, बीजेपी के साथ अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे, बैरो खिलाड़ी के रूप में कई जगह प्रत्याशी उतारेंगे। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है कि उन्हें प्रशांत किशोर के सर्विसेज की आवश्यकता नहीं है। जिसका अपना माने माहौल बढ़िया हो, होटल में रूम नहीं लेता। बिहार की बात है, बिहार में वैसा बिहार में भाजपा मजबूत है। बिहार भाजपा कोई कमजोर थोड़ी है, संभावनाएं कम है ना। अब इसे कहने का मतलब कि भारतीय टीम में कितने खिलाड़ी हैं, मुझे लगता है कि 50 से 60 खिलाड़ी ऐसे हैं जिनमें से किसी 11 को पकड़ के आप टीम बना सकते हैं। लेकिन यही तो दिक्कत है, ये ऑप्शन होना भी अपने आप में एक समस्या है जी। किसको हटाइए, किसको रोकिएगा। इतने टैलेंटेड खिलाड़ी हैं लेकिन सब रखे रहते हैं। तो वही बात है, कहीं बिहार में भाजपा भी टैलेंटेड है, अच्छी 15 के बाद से भाजपा ने रिकवरी की है अपनी, और भाजपा हर बार चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करेगी। लेकिन वो ना काफी है, क्योंकि उनके ऊपर विराट कोहली बैठल है, उनके ऊपर रोहित शर्मा है, उनके ऊपर बहुत तगड़े तगड़े खिलाड़ी हैं। कितना अच्छा खेल दीजिएगा। अब 200 रन मारे हुए हैं ईशान किशन, अब पता नहीं कौन दुनिया में बिला गए। उनको रोज फेसबुक पे खाली दिखते हैं। हर मतलब टूर्नामेंट से उनको अलग ही कर दिया जा रहा है। गलती करी है तो होगा नहीं। मैंने देखा कई जगहों पर कि लोग डिफेंड क्यों कर रहे हैं, उसमें उन्होंने गलती की है। जब भारतीय क्रिकेट आयोग ने जब उनको कहा कि आप डोमेस्टिक खेल के, डोमेस्टिक खेलने में उनको क्या परहेज था जी। हमारे पास सरप्लस 5 विकेट कीपर है, अगर ईशान किशन डोमेस्टिक मैंने खेल लेंगे तो उनके साथ में गुस्ताखी हो जाएगी क्या? नहीं, तो उनको लगता है कि मैं सीनियर्स के साथ खेलेंगे, ज़्यादा कुछ सीखेंगे, इसलिए उनके साथ ही रहते हैं। अब बैठिए, तब इंतजार कीजिए। कोई बड़ी बात नहीं कि उन्होंने अपना करियर समाप्त कर लिया हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से तो बाहर निकाल दिए गए, और आगे चल के अभी जस्ट तुरंत कुछ दिन पहले की बात है, जैसे ही मुश्ताक अली के बाद जो टूर्नामेंट हुआ है उसमें कहा गया कि दोनों को फिर मौका दिया गया, इनको और श्रेयस अय्यर को, कि आप दोनों को आखिरी मौका मिल रहा है, फिर एक बार मैं कह रहा हूँ चुनाव आप लड़ लीजिए, जी आप खेल लीजिए डोमेस्टिक वाला। नहीं खेले ईशान किशन ने, उसमें भी नहीं खेले। श्रेयस अय्यर खेले, श्रेयस अय्यर टीम में है,
किसान अभी भी एटीट्यूड ही शायद दिखा रहे हैं। तो जो भी हो, कल कितना पॉलिटिशियन की क्लास लगाते हैं, अब क्रिकेटर तक मत पहुंचा दीजिए, इतने तक रखा जाए इसको। लेकिन तो ये प्रशांत किशोर वाला भी चैप्टर आई डोंट सी इट वायबल जी फॉर आरजेडी। लेकिन आखिरी एक ऑप्शन और है, कैसहू सीटों का समीकरण एनडीए में ना बने और चिराग पासवान कुछ ऐसा खेल खेल दें जिसकी वजह से या तो चिराग बाहर हो जाए या नीतीश को बाहर भागना पड़े। ये भी एक ऐसा ऑप्शन है जिसकी वजह से बाहर होंगे तो मतलब सर चिराग तो तेजस्वी के साथ गठबंधन करेंगे नहीं, लेकिन बाहर जैसे 2020 में किया था वैसा कर सकते हैं। हाँ, वैसा तो कर सकते हैं। नीतीश को कमजोर कर दिए या भाजपा अब की चिराग लड़ेंगे तो भाजपा के खिलाफ भी लड़ेंगे, ये तो तय है। तो ऐसी स्थिति में तेजस्वी यादव को सीधा फायदा हो जाएगा। पिछली बार 140 पे लड़ते, इस बार 243 पे लड़ जाएंगे। ऐसा हो जाएगा तो तेजस्वी यादव को सीधे वॉकओवर मिल जाएगा। लेकिन चिराग इतने छोटे राजनीतिक समझ के नहीं है, बहुत परिपक्व हो गए, वो समझ रहे हैं कि खेल क्या हो रहा है। और नीतीश भी ये बात जानते हैं कि जो पिछली बार 2020 में गलतियां हुई थी वो गलती इस बार रिपीट नहीं होने देना है। इसी वजह से मुझे लगता है कि तीसरा मौका भी, ऑप्शन भी तेजस्वी यादव के लिए बहुत यूजफुल नजर नहीं आ रहा। नीतीश समझ गए पिछली बार खेल, इसलिए सबको समेट रहे हैं। चिराग तुम भी आओ। नीतीश ने साफ कह दिया है कि चिराग किसी शर्त पे बाहर नहीं जाना चाहिए। अब मतलब और हम अपने तो कोटे से सीटों नहीं देंगे, देना भाजपा को है। भाजपा समझे सारी, लेकिन चिराग बाहर भी नहीं जाना चाहिए, सीट भी हम नहीं देंगे। कार्ड में नीतीश कुमार लिख दिया है, 100 परिवार आना बाध्य है, खाना भी अपना ही लेगा, अपना ही ले अपने पिकनिक मनाइए आके लेके चिराग पासवान को। लेकिन इससे ओवरऑल तेजस्वी यादव को तगड़ा नुकसान है। तेजस्वी यादव अगर देखिए, याद रखिए, इन तीनों में तरीके से फंस चुके हैं तेजस्वी। नीतीश ना बोल ही दिए हैं, अब बच रहे हैं दोनों से गठबंधन भी आपको नहीं करना है। दोनों को आपको कंधे पर बंदूक रख के चलाना है बंदूक। अब कोई इतना बेवकूफ थोड़ी राजनीति में कि अपना कंधा देगा चलाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कोई नहीं मिलता है। एक बार ये गलती चिराग पासवान से हो गई है। प्रशांत किशोर तो काफी चालाक है, जब लोकसभा में ही उन्होंने अपने कंधे को नहीं दिया किसी को बंदूक चलाने के लिए, तो विधानसभा में तो नहीं ना देंगे। सोच समझ के ही चलेंगे। और मुझे लगता है कि गठबंधनों का दौर है। प्रशांत किशोर जानते हैं कि अगर 200-400 अगर वोट लेकर प्रिया चौधरी वाला हाल हो जाएगा तो फिर तो हल्के ही ना हो जाएंगे, फिर दोबारा तो मीडिया में भी कहीं नजर नहीं आएंगे। अंततः मतलब गठबंधन करना ही पड़ेगा, हमारी बात सच हो जाएगी। बिना गठबंधन आज तक मेरी बात गलत हुई नहीं है राजनीति में। तो प्रसाद किशोर जी पता इसी वो लटक गया तलवार, नमन मिश्रा नाम का, कि हमसे भी बची कराना है। तो देखते क्या होता है। चलिए देखिए, तो सीएम की कुर्सी के लिए तेजस्वी यादव के रास्ते में कितने रोड़े हैं, इस पर चीरफाड़ हुआ है पंचनामा में। आज का पंचनामा कैसा लगा जरूर बताइए कमेंट करके। देखते रहिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।